हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अब तक मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो वीडियो बनाया था, उसी वीडियो का आज दूसरा एपिसोड है। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था, कैसे कैसे उन क्षेत्रों में उनका विकास हुआ था। चलिए हम देखते हैं इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता का यह दूसरा वीडियो है। और इस वीडियो के माध्यम से पहले वीडियो में मैंने बताया खोजकर्ता उनके कौन थे, उसके बाद काल निर्धारण, इनका समय क्या निर्धारित किया गया था, उसके बाद भौगोलिक विस्तार, और मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता से जो क्वेश्चन बन के आते हैं वो प्रमुख स्थल और इनका जो सामाजिक जीवन है, इन्हीं जो बिंदु हैं, इन्हीं दोनों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन के आते हैं। तो प्रमुख स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो इस मैप के थ्रू आप देखेंगे कि यहाँ पे मांदा जो जम्मू कश्मीर में था, चिनाब नदी के किनारे, उसके बाद यह सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल था। उसके बाद जो दक्षिणी स्थल था वो दायमाबाद जो नर्मदा घाटी के मुहाने पे यह स्थित था, जो महाराष्ट्र में था। उसके बाद जो पूर्वी क्षेत्र था वह पूर्वी क्षेत्र आलमगीरपुर यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में स्थित है, जो हिंडन नदी पे ये चिनाब नदी पे, ये नर्मदा नदी तट। उसके बाद जो पश्चिमी क्षेत्र था वो पश्चिमी क्षेत्र सुतका गेडोर, यह जो क्षेत्र था वो बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मकरान तट के स्थित था, और यह डास्क नदी के किनारे स्थित था। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार बनता था वो त्रिभुजाकार आकार का सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र था। इस क्षेत्र में ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था वो अब तक खुदाई के बाद लगभग 2800 स्थल खोज निकाले गए हैं। अब इसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब इन्हीं क्षेत्रों में लगभग जो सिंधु घाटी सभ्यता के 2800 स्थल की खोज हुई है, उन सब सारे स्थल में बहुत सारे ऐसे स्थल थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे, उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं। चलिए हम इसे समझते हैं। इसके जो प्रमुख स्थल में 7 महत्वपूर्ण नगर थे। 7 महत्वपूर्ण नगर में 2 सबसे महत्वपूर्ण नगर थे। वो कौन थे? सबसे पहला हड़प्पा शहर की जब खोज हुई थी, इसी कारण से इस सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह हड़प्पा की जो खोज हुई थी वह राय बहादुर दयाराम साहनी जी के द्वारा हुआ था, और इसकी खोज 1921 में की गई थी। अब हड़प्पा की जो खोज हुई थी वो रावी नदी के तट पे हुई थी, और हड़प्पा जो क्षेत्र था वो पंजाब के क्षेत्र में, पाकिस्तान का जो क्षेत्र पंजाब है उस क्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ पे पंजाब के क्षेत्र में हड़प्पा जो स्थल थे, उसके बाद यहाँ से मोहनजोदड़ो जो इस क्षेत्र में था, उसके बाद यह पंजाब का क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा था। यहाँ से हमें प्राप्त क्या हुआ, ये फेमस क्यों है? सबसे बड़ी बात है कि हड़प्पा स्थल से जो आपसी क्वेश्चन किए जाते हैं
तो हड़प्पा स्थल से बड़ी बड़ी इमारत यहाँ पे बनी हुई थी। उसके बाद यहाँ से जो खुदाई के बाद एक श्रृंगी वाला जो पशु था वो प्राप्त किए जाते हैं। उस टाइप का जो मोहर होता है, यहाँ से बहुत सारे खुदाई के बाद मोहर प्राप्त किए गए हैं। उन मोहरों पर एक श्रृंगी वाला पशु का चित्र दिया जाता है। वो सब हम हड़प्पा से प्राप्त किए हैं। उसके बाद अगला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे स्थित था और मोहनजोदड़ो जो पंजाब के सिंध प्रांत, पाकिस्तान के सिंध प्रांत है, उस प्रांत में स्थित था। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच लगभग 431 किलोमीटर की दूरी थी। इसे कहा भी जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ये दोनों जुड़वा शहर था। यानी जैसा जो भवन निर्माण था वो सारा चीज़ सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से दोनों मिलते जुलते थे, इसीलिए इसे जुड़वा शहर भी कहा जाता है। अब यहाँ से मोहनजोदड़ो को हम मृतकों के टीला के नाम से भी जानते हैं। याद रखेंगे, मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो को अन्य किसी नाम से जानते हैं, वो नाम बताएं। तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को हम कहते हैं। उसके बाद यहाँ से एक अन्नागार मिला था, यानी ग्रेनरी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो अनाज को स्टोर करने के लिए ग्रेनरी का अन्नागार बनाए हुए थे। वहाँ पे ये लोग अपने अनाज को बचा के रखते थे। तो हमें मोहनजोदड़ो से ही एक अन्नागार प्राप्त हुए हैं। उसके बाद एक बाथटब यानी स्नानागार भी हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। और ये स्नानागार की लगभग जो लंबाई थी वो लंबाई 11.8 मीटर थी। उसके बाद इसकी जो चौड़ाई थी वो 7.5 मीटर और इसकी जो गहराई थी, ये स्नानागार की जो गहराई थी वो 2.5 मीटर के लगभग। यानी ये जो बाथटब जो मिला था, इसका जो अवशेष मिले हैं या मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। और इस बाथटब की जो लंबाई थी, लंबाई, चौड़ाई और इसकी जो गहराई थी, ये इस बताया जाता है कि जब लोग वहाँ पे कोई देवी की पूजा होती थी या ऐसे समारोह होते थे, उस समारोह में ये सारे लोग एकत्रित होकर वहाँ पे इस बाथटब में नहाते थे। उसके बाद भगवान की पूजा अर्चना करते थे। और इसके पास एक जो बाथटब था उसके बगल में एक छोटा सा कमरा था, जो कहा जाता है कि लोग यहाँ पे स्नान करने के बाद कपड़े बदलते थे। और जो स्नानागार था उसके चारों ओर सीढ़ियाँ बनी हुई थी। बहुत व्यवस्थित ढंग से यह चीज़ था। और ये कहाँ मिला था? तो मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुआ था। और उसके बाद यहाँ पे एक पत्थर पे 3 मुख वाले देवता का भी चित्र अंकित किया हुआ हमें ऐसे मूर्तियाँ मिली हैं, जिसे भगवान पशुपतिनाथ कहा जाता है। ये भी हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। अगर हमसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के ऐसे कौन से शहर थे जहाँ से 3 मुख वाले देवता का जो मूर्ति है वो प्राप्त किए हैं, तो वो हम मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त किए हैं। उसके बाद यहाँ पे एक कांस की जो मूर्ति थी, जिसपे एक नर्तकी का वो मूर्ति था, वो भी हमने यहाँ से प्राप्त किया है। ये सब मोहनजोदड़ो से किया है। उसके बाद अगला जो स्थल है या चनहुद्रो, ये दोनों आप याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो 7 नगरों में 2 सबसे बड़े नगर थे, वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों नगर सबसे बड़े थे। उसके बाद ये नगर छोटे थे
और सारे भी स्थल पाए गए हैं, लेकिन अब ये जो 5 है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की अपेक्षा थोड़ा छोटा था। उसके बाद चनहुद्रो, यह चनहुद्रो कहाँ पड़ता है, तो ये भी सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में ही यह चनहुद्रो पड़ता है, और चनहुद्रो भी सिंध प्रांत में है। चनहुद्रो इसलिए फेमस था कि यहाँ से मनके की कारखाने का यहाँ पे अवशेष प्राप्त किया गया है। उससे जो तैयार किए जाते थे, मिट्टी के बर्तन वगैरह तैयार किए जाते थे, इसके भी अवशेष हमें चनहुद्रो से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद अगला जो लोथल भारत के गुजरात में पाया जाता है। ये लोथल इस क्षेत्र में था, इस क्षेत्र में, गुजरात के इस क्षेत्र में लोथल अवस्थित था, और यह लोथल एक बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो बंदरगाह के रूप में जो शहर थे वो लोथल और सुरकोतदा, ये दोनों गुजरात में थे और ये दोनों बंदरगाह के रूप में थे। यहाँ से हमें चावल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यानी कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अगर धान की खेती करते थे तो ये साक्ष्य कहाँ से प्राप्त किए गए हैं, तो यह साक्ष्य चावल के जो हमें अवशेष मिले हैं वो एक लोथल से और दूसरा रंगपुर से हमें प्राप्त हुआ है। यानी लोथल जो भोगवा नदी के तट पे स्थित है, यह गुजरात में है, यह बंदरगाह के रूप में था, और यहाँ से चावल के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। यहाँ से आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि लोथल किस लिए सिंधु घाटी सभ्यता का यह प्रसिद्ध शहर था, तो यह एक बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। उसके बाद अगला जो शहर था कालीबंगन यानी कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ी। अब यह कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के तट पे राजस्थान में स्थित है। यहाँ से हमें बहुत सारे चीज़ प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से हमें काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई है। यहाँ से जूते हुए खेत, यानी जो खेती बाड़ी के जो साक्ष्य के नमूने हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं वो लोथल से ही कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद यहाँ से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और कांच की चूड़ियाँ, काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ जो होती थी, कांच की चूड़ियाँ नहीं, मिट्टी की चूड़ियाँ होती थी, वो भी हमें यहीं से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद अगला जो है बनावली जो है वो हरियाणा के हिसार जिला में पड़ता है, और यह रंगोई नदी के तट पे था। यह भी मतलब यहाँ से भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा संस्कृति के बहुत सारे ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, बहुत सारे जानवरों के अस्थिपंजर भी प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए बनावली जो था यह भी बहुत फेमस है। उसके बाद धौलावीरा यह गुजरात में पड़ता है, और धौलावीरा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो सामाजिक जीवन है, इनके रहन सहन कैसे यहाँ के लोग रहते थे, उसमें मैं धौलावीरा के बारे में बताऊंगा। और बाद बाकी जो शहर थे उससे मिलते जुलते थे, लेकिन धौलावीरा ही एक ऐसा शहर था कि यहाँ पे शहर 3 वर्गों में विभाजित था। इसलिए हमें याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर इकाई होती थी, उस नगर इकाई में ऐसे कौन से स्थल थे जहाँ से नगर 3 वर्गों में विभाजित था, तो वो धौलावीरा वो क्षेत्र था। उसके बाद अन्य जो स्थल है जहाँ से मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो राखी गढ़ी भी घग्गर नदी के तट पर हरियाणा के हिसार जिला में ही पड़ता है। यहाँ से भी हमें हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद कोट दीजी भी पाकिस्तान के ही इसी क्षेत्र में पड़ता है।
कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में सिंध प्रांत में पड़ता है। उसके बाद रोपर भी पंजाब में पड़ता है। रोपर भी महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से हमें भी बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त किए हैं हमने। उसके बाद रंगपुर से मैंने बताया कि रंगपुर यानी कठियावाड़ गुजरात। रंगपुर एक ऐसा जगह है जो मतलब यहाँ से हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और आगे चल के यह जो कठियावाड़ जो जगह है ये मौर्य के समय का भी ये ऐतिहासिक जगह है। तो उससे पहले ये रंगपुर के बारे में हमें ये ध्यान में रखना है कि चावल के साक्ष्य, तो चावल के साक्ष्य लोथल और रंगपुर से हमने चावल के साक्ष्य प्राप्त किए हैं। उसके बाद सुतका को बलूचिस्तान यानी यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में यानी सुतका गेडोर, ये जो सुतका गेडोर जो है इसी क्षेत्र में यह पड़ता था। सुतका काको यह बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद सुरकोटदा भी एक सिंधु घाटी सभ्यता के एक ऐसे स्थल थे जो बंदरगाह के रूप में जाने जाते हैं। यानी बंदरगाह के रूप में मैंने बताया था लोथल और सुरकोटदा ये दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। अब इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रमुख स्थल हैं, प्रमुख स्थल में और सारे स्थल हैं जिनका मैंने इसमें जिक्र नहीं किया हूँ, जिससे है वो भी इम्पॉर्टेंट लेकिन एग्ज़ाम ऑफ व्यू से थोड़ा कम है। और आप ऐसा करेंगे कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता का एक मैप आता है, उस मैप को देख के आप उससे रिलेटेड जितने स्थल हैं उसे आप याद रखने की कोशिश करेंगे, वो भी महत्वपूर्ण है। अब जब मैं इसके सामाजिक जीवन के बारे में बताऊंगा, अगले वीडियो में मैं सामाजिक जीवन के बारे में बताऊंगा, तो इन्हीं स्थल से जो रिलेटेड इनका जो सामाजिक जीवन था, कैसे इनके रहन सहन थे, कैसे रहते थे, और इनका जो रीति रिवाज था वो किस तरह का था, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप इसे 1-2 बार वीडियो को देख के मेमोराइज कीजिए और इससे रिलेटेड सिंधु घाटी सभ्यता से जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।